सो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास हम लोग ये देख रहे थे अल्कीन की स्टेबिलिटी जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से बताई जाती है, और उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। जो कॉन्सेप्ट सीधा सीधी है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो भी हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो बेसिकली क्या इंक्रीज करता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। तीन ही उसका एप्लीकेशन है बच्चा, या तो एक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, या तो अल्कीन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, या फ्री रेडिकल जो होता है कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल उसकी स्टेबिलिटी में उसका योगदान होता है। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा क्या उस अल्कीन की क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। सो यानी अल्फा हाइड्रोजन हम लोगों को देखना आना चाहिए। तो बताइएगा इन तीनों अल्कीन्स में कौन ज़्यादा स्टेबल है? मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। सबसे पहले तो अल्फ़ा हाइड्रोजन देखना आना चाहिए, उसके लिए अल्फ़ा कार्बन देखना आना चाहिए। अल्फ़ा कार्बन किसको बोलते हैं नितिन डबल बॉन्ड में? अल्फ़ा कार्बन कैसे बताते हैं बच्चा, बताओ। अल्फ़ा पे हो, और वो अल्फ़ा कहाँ हो? डबल बॉन्ड से जो लगा हुआ होगा। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है उसको छोड़ देना है, उसके बाद जो भी बगल वाला कार्बन है वो क्या कहलाता है? अल्फ़ा कार्बन। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला कार्बन अल्फ़ा है और यहाँ पर ये वाला कार्बन अल्फ़ा है। आगे बात समझ में? अच्छा, इस अल्फ़ा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? एक है ना। और इस पे कितना हाइड्रोजन है? दो। तो टोटल कितना हो गया? तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ बोलिए, ये वाला अल्फ़ा कार्बन है। अच्छा, और ये वाला भी अल्फ़ा कार्बन है, ये वाला भी अल्फ़ा कार्बन है। आ रहा है समझ में? यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा? दो। यहाँ कितना हुआ? 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इधर भी है भाई, इधर 2 हाइड्रोजन मतलब अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा। तो इसका मतलब यहाँ 3 3 6 6 2 8 8 2, तो 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन। कौन ज़्यादा स्टेबल है? फिर यस, दिस इज द ऑर्डर। BAC आप लोगों का आंसर है। अच्छा, अल्फ़ा देखने आ गया। यहाँ इसको अल्फ़ा बोलेंगे, इसको अल्फ़ा बोलेंगे। यहाँ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। 3 इसका, 3 इसका। यहाँ अल्फ़ा इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे। कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर? 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। 1 3, यहाँ 3, यहाँ 3। यहाँ पर किसको सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे? इसी को ना। कितना आएगा बोलिए? 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अरेंज करिए स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। सबसे अच्छा कौन होगा बताइए? बी। फिर कौन होगा? ए। फिर कौन होगा? सी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपसे हम पूछें कि इसमें कौन मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है? अल्कीन कौन है? कमान, कौन बताएगा? सी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे कैसे? उसमें एक अल्फा कार्बन है। ओके, इसमें और ये वाला बहुत अच्छा। इसका मतलब कि हम लोग अल्फा कार्बन देखकर भी सब्स्टिट्यूशन बता सकते हैं। ठीक है ना, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। या फिर ऐसे भी समझ में आ रहा है कि इसका जो 2 हाथ इसमें हाइड्रोजन होगा, इसके एक हाथ पे तो कार्बन लगा है, इसका मतलब अगला हाथ पे कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। तो 3 हाइड्रोजन है, एक ही जगह अल्काइल ग्रुप लगा है, इसका मतलब इट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन।
तो मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर अल्काइल ग्रुप्स भी लगते हैं, अगर एक अल्काइल लगा तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, 2 अल्काइल लगा तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, 3 अल्काइल लगा तो और 4। और देखने का तरीका अल्फा से भी देख सकते हो, एक ही अल्फा है तो मोनो है, 3 अल्फा है तो ट्राई है। सबसे स्टेबल कौन होगा? बी, क्योंकि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? तो इसको लिख लेंगे, अगर आप लोग कोई और कलर का पेन इस्तेमाल करते हैं तो इट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। This is tri-substituted and this is di-substituted. यही ये दोनों पाएंगे, ऐसे स्टाइल है बनाने का। अल्फा कार्बन देखने आता है, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3, कितना हुआ? 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखें, यहाँ ये अल्फा है, यहाँ ये अल्फा है, कितना है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ ये अल्फा, यहाँ ये अल्फा, कितना हो गया? तो क्या होगा? ए और बी में क्या ऑर्डर होगा? इक्वल। ए इज इक्वल टू बी होगा। अब बोलो कौन ज्यादा स्टेबल? दिखा नहीं दिखा? सेम ग्रुप जब ऑपोजिट हो डबल बॉन्ड के तो ट्रांस कहते हैं, और जब सेम साइड हो तो सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल ट्रांस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बोलिए? सी, फिर उसके बाद ए, फिर कौन आएगा? वेरी गुड। Stability of free radical. Now see, अगर यहाँ फ्री रेडिकल है तो जाहिर सी बात है कि इसके पास क्या होगा बोलिए? एक पी ऑर्बिटल होगा जिसमें फ्री रेडिकल मौजूद होगा। अब इसका मतलब ये कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो पहचानना सीखेगा कि फ्री रेडिकल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन पहचानने आया 3 केसेस में। कहाँ कहाँ बोलिए? कार्बोकटायन के बगल वाला अल्फा। अच्छा, दिमाग में ये धारणा नहीं बना लेना है कि अल्फा कार्बन हमेशा कार्बोकटायन के बगल वाले को बोलेंगे, जिंदगी में कहीं और अल्फा है तो हम नहीं मानेंगे, वैसा नहीं बनाना है, ठीक है? अल्फा एक पोजीशन का नाम दिया जा रहा है जो केसेस पे वैरी कर रहा है। कार्बोकटायन के बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। डबल बॉन्ड में तो दोनों कार्बन को अल्फा नहीं बोले ना, उसके जो बगल बगल में जो कार्बन है उसको अल्फा बोले। उसी तरीके से यहाँ फ्री रेडिकल के बगल वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा बताइए? अल्फा कार्बन होगा। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसमें अभिषेक? कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चा? 3। इसका मतलब कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे? एचएस कितने बनेंगे इसके? 3 बनेंगे। मतलब ये 3 बार क्या करना चाहेगा? ओवरलैपिंग करना चाहेगा। अभी ओवरलैपिंग करने का तरीका देखिए, रेडिकल का ओवरलैपिंग बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन इसके पास ओवरलैप करने के लिए जा रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऐसे आएगा, फिश हुक एरो, और अगला वाला भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया चला जाएगा फिश हुक एरो से। तो इसका जब एक ही इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा ना, क्योंकि एक ही गया है। फिश हुक एरो का मतलब क्या होता है? ओनली 1। तो इसका अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड गायब, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लिखेंगे? CH2। ऐसा ये भी हाइड्रोजन कर सकता है, ये भी कर सकता है,
इसका मतलब हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देयरफॉर यहाँ भी हम लोग क्या बात लिख सकते हैं, रेडिकल में भी क्या बात लिखी जा सकती है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि भाई सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी पे। इवन रेडिकल की भी जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फा हाइड्रोजन की। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग केसेस लाए जाएं। रेडिकल नहीं दिखेगा तो बताइएगा। समझ समझ में आ जाना चाहिए, स्टेबिलिटी है वो। चलिए बताएंगे इसमें, इसमें ऑर्डर बताएं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। वेरी गुड। यहाँ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये 2 और ये अल्फा कार्बन कितना होगा, यहाँ कितना होगा जल्दी बता अभिषेक, कंफ्यूज नहीं होना। बोलो कितना। अच्छा क्यों लगा, कितना हाथ होता है कार्बन का, तो 1 2 3 एक ही होगा ना। चलिए क्या ऑर्डर हो जाएगा। अरे ठीक है चलता है, क्या होगा, ए बी सी। ओह ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ भाई ऑर्डर बोलेंगे। ये अल्फा कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, देखो तो है, इसका चारों हाथ बिजी हो गया है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है पर रज्जो तो है, आई बात समझ में। अच्छा रज्जो से ये इसको पार्शियल ओवरलैप करके इसके दुख को दूर करने की कोशिश करेगा, यानी रेजोनेंस से भी क्या होता है, फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखने को मिला, रज्जो। यहाँ बताइए, यहाँ क्या आपको रज्जो प्लस अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, यस और नो। अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ भी फिर से आपको रज्जो प्लस कितना अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है आपको, तो अब बताइए तो क्या होना चाहिए ऑर्डर, सी बी ए, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट और ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन कम नहीं है, तो रज्जो तो सब में कॉमन थी। इसका मतलब ये हुआ कि किससे डिसाइड हुआ, हाइपर कंजुगेशन से। तो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, सी देन बी देन ए। अब ये तो था कि रज्जो प्लस हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए भाई बदमाशी, अब देखिए, अब आते हैं और इंटरेस्टिंग बात पे। CH2 रेडिकल,
कौन ज़्यादा स्टेबल? बोलिए। यहाँ रज्जो, यहाँ मोर रज्जो, यहाँ मोर मोर रज्जो, यानी ज्यादा बटा ज्यादा दुख बटा, तो कौन ज्यादा स्टेबल? फिर वेरी गुड। अब जैसे रेजोनेंस में हम लोग दो इफेक्ट पढ़े थे, प्लस आर माइनस आर या प्लस एन माइनस एन। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में भी दो इफेक्ट पढ़े थे, प्लस आई माइनस आई। उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन में भी क्या होता है, दो तरह के इफेक्ट होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस एच, और एक को क्या बोला जाता है, माइनस एच। प्लस एच तब जब उस ग्रुप को यानी कि कार्बोकटायन को या पाई बॉन्ड को या रेडिकल की तरफ क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब उसकी तरफ हो तब हम लोग उसको क्या कहा जाता है बताइए, प्लस एच इफेक्ट कहा जाता है। तो ये प्लस एच इफेक्ट तभी होता है जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो चेन की तरफ हो जाए। माइनस एच कब बोलेंगे, जब वो लेने लगे वहां से, ठीक है ना। तो ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए प्लस एच वाला देख लेते हैं हम लोग पहले। ओके, अगर हम ऐसे एक बनाए और यहाँ लिखे हम CH3, और यहाँ लिखे हम CH, और तब लिखे हम CH3, और फिर हम बेंजीन बनाएं और यहाँ लिखे CH3, यहाँ लिखे CH3, और यहाँ लिखे CH3, या या इसको रहने दीजिए, CH2 CH3 रख देते हैं, यहाँ इसको आसान कर देते हैं, CH3 कर देते हैं। चलिए बताइए भाई, अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे यहाँ पर, कैसे गिनेंगे, कमान बोलिए। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पहले बताइए कौन है, ये यहाँ, यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1। सही है। इसका मतलब कि ये जो पाई के साथ ओवरलैप करेगा तो इसका फ्लो किधर होगा, इधर। यहाँ भी फ्लो किधर होगा, इधर। यहाँ भी फ्लो किधर होगा, इधर। तो CH3 या जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब उसका जो फ्लो होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, वो टुवर्ड्स द रिंग हो रहा है या टुवर्ड्स द कार्बन चेन होगा, जहां पर भी अगर ये कार्बोकटायन होता तो कार्बोकटायन की तरफ जाता, रेडिकल होता तो रेडिकल की तरफ जाता। आ रही बात समझ में? हाँ बोलिए बच्चा। नहीं नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं, ये फ्लो की बात है, ये डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा और बाइटल। ये सिग्मा और बाइटल का डायरेक्शन है जो किसके साथ चला जा रहा है इंटरैक्ट करने के लिए, पी के साथ। किसके साथ जा रहा है, पी के साथ। यहाँ पे देखो जो भी पी डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर क्या होता है बताइए, पी पी का क्या होता है, साइडवेज ओवरलैप होता है ना। तो सिग्मा का यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग विद दिस पी और बाइटल। तो इसका फ्लो किधर है बच्चा, इससे रिंग की तरफ है ना, बस वो फ्लो दिखाने के लिए हम समझाना चाहते थे। तो इसका मतलब ये कि ये डोनेटिंग टेंडेंसी है, ये दे रहा है, तो इसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे इस ग्रुप को, प्लस एच। तो ये CH3 प्लस एच, ये भी प्लस एच, ये भी प्लस एच। तो यानी अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, प्लस एच वाले ग्रुप होते हैं। जो भी अल्काइल ग्रुप्स होता है वो क्या होता है, प्लस एच वाला ग्रुप होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और प्लीज़ यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझना है कि अगर हम पूछेंगे किसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ 3 बनेगा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिव 2 बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा, 1। तो उस हिसाब से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। अगर प्लस एच के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछ देगा तो क्या होगा बताइए, ए सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी होगा, फिर कौन होगा, सी। तो ये किसका ऑर्डर हो जाएगा बताइए, स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा, हाँ हाँ, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, HS हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ कौन प्लस एच है भाई, बोले नहीं आप लोग, कौन, यहाँ यहाँ ये प्लस एच ग्रुप वही डोनेट कर रहा है ना। तो इस पूरे ग्रुप को भी तो प्लस एच कहा जा सकता था,
क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड के साथ लगेगा तो इसका एक ही कार्बन अल्फा कहलाएगा। तो इस पूरे ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो, प्लस एच बोल सकते हो। मतलब आप इसको यहाँ प्लस एच बोल सकते हो और यहाँ यू कैन से दिस ग्रुप एज प्लस एच ग्रुप। आपको तो मालूम है जब उस ग्रुप को कनेक्ट करेंगे तो कौन सा कार्बन मेरा क्या होगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन कौन होता है, याद है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसमें कितना प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन कैसे पता करते हैं, याद है? ट्रिक क्या था, ऊपर माइनस नीचे, क्या ट्रिक था? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ बोलिए प्रोटॉन कितना है, मगर न्यूट्रॉन कितना है, एक। यहाँ प्रोटॉन कितना है, एक, मगर न्यूट्रॉन कितना है, दो। प्रोटॉन सब में एक है, पूछो क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। आ गई बात समझ में? तो प्रोटॉन इज एक्चुअली डिफाइंड बाय एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन्स कैसे डिफाइन होता है, ए माइनस जेड। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को अगर जोड़ दिया जाए तो इस सिस्टम को न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस। तो यहाँ न्यूक्लियॉन का जो बनेगा इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मतलब 1 एंड 0, या न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं। यहाँ न्यूक्लियॉन बनेगा तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, और यहाँ पे न्यूक्लियॉन जब बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, न्यूट्रॉन ज़्यादा है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर फोर्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये अट्रैक्ट रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ विच फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब कि जिसमें न्यूक्लियॉन ज़्यादा बन रहे हैं, न्यूट्रॉन ज़्यादा है, उसमें न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, मतलब उसका न्यूक्लियस ज़्यादा बाहर वाले नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। इस हिसाब से ये पाया गया, इस हिसाब से ये पाया गया कि लेट अस इमेजिन कि इसके एक हाथ पे हाइड्रोजन लगा दें, एक हाथ पे ड्यूटेरियम लगा दें और एक हाथ पे ट्रिटियम लगा दें, आपको फिगर देख करके क्लियर हो जाएगा कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बोलिए किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है? आई बात समझ में? उसके बाद उससे कम, और सबसे कम किसका बॉन्ड लेंथ है, Ct का। ये बात समझ में आया? बिकॉज ये ट्रिटियम है, इसका न्यूक्लियर फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कम है, यहाँ पर थोड़ा सा उससे मिनिमम है। तो इस हिसाब से ये पाया गया कि जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ होता है, मतलब बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो कुछ यूं है कि CH बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन CD बॉन्ड लेंथ और उसके बाद CT बॉन्ड लेंथ। इससे ये हुआ, बॉन्ड लेंथ से ये होता है कि जिसका बॉन्ड लंबा होता है वो बॉन्ड अनस्टेबल होता है या मिनिमम स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है। तो वो जल्दी क्या होता है, डोनेट कर सकता है, वो जल्दी डोनेट कर सकता है। इसका मतलब कि ये जो सिग्मा यहाँ पर, ये जो यहाँ सिग्मा है, या जो यहाँ सिग्मा बना है, जो यहाँ सिग्मा बना है, ये सिग्मा CH है। बोलिए यस और नो। ये सिग्मा CD है और ये सिग्मा CT है। तो सिग्मा CH का जो डोनेटिंग पावर होगा, चूंकि ये बहुत वीक है, तो ये तुरंत टूट के डोनेट करेगा, पार्शियल ओवरलैप करेगा। तो ये अल्फा कार्बन है या नहीं है मेरा? इसका मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन में डोनेटिंग टेंडेंसी जो होती है वो CH3 की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू CD3 एंड इन कंपैरिजन टू CT3। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जरा आप लोगों को याद करवा दे एक बार, -I का नारा याद है, -I वाला का क्या था, जरा बोलिएगा एक बार। नवमपुरी, एसिड, फादर, कलेक्टर, डेटा इंस्पेक्टर और दारू। फिर नहीं, अल्काइल अमीन बेंजीन। और -I वाले का याद है क्या था, नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1। तो CD3 का ज्यादा होता था +I डोनेटिंग टेंडेंसी, और CH3 का क्या होता था, कम। CD3 पहले आ रहा है ना, यहाँ देखो CD3 कहाँ आ रहा है। क्या समझ में आया कि हाइपर कॉन्जुगेशन और बुढ़ऊ में उल्टा रिश्ता है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव है, CH3, और मगर बुढ़ऊ में क्या है, CH3 बाद में आता है, CD3 पहले आता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात।
अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट CH3 का ज़्यादा है कि CD3 का ज़्यादा है? इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा है? CD3 का ज़्यादा है और इसका कम है। मगर आप बताइए, जो ट्रिक हम आपको बताए हैं ए रानी हाई, उस पर पहले किसको प्रायोरिटी दी जाती है? बुढ़ऊ को कि हाइपर कॉन्जुगेशन को? मतलब इसका कोई भी इलाज आपको बुढ़ऊ से नहीं करना है, आपको किससे करना है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से आप क्या ढूंढेंगे? अल्फा कार्बन। क्या ये वाला अल्फा है? क्या ये वाला अल्फा है? क्या ये वाला अल्फा है? अब हाइपर कॉन्जुगेशन में हमको मालूम है कि CH3 इज ज्यादा डोनेटेबल देन CH3। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल करेगा। आ रही बात समझ में? तो क्या ऑर्डर होना चाहिए इस हिसाब से? B होगा, फिर A होगा, फिर क्या होगा? C होगा। वेरी गुड, दिस इज द आंसर। घर जाके भूलिएगा नहीं। तो इसका जवाब हम लोग किससे दिए? बस बाय हाइपर कंजुगेशन और प्लस H इफेक्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब बेंजीन पे आप CCl3 लगा देते हैं या CF3 लगा देते हैं, जो CBr3 लगा देते हैं, यानी आप कार्बन के साथ एक क्या जोड़ देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप देखते हैं यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है? आपका डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड, इसका मतलब कि ये मेरा कैसा कार्बन हो गया? अल्फा कार्बन। पर अल्फा कार्बन होने के साथ इसका मतलब कि इसको यहाँ पर ओवरलैप करना चाहिए था, पर ये बोलेगा ना भैया हम ना करेंगे ओवरलैप, क्योंकि हम CH बॉन्ड होते थे तो जाते थे ओवरलैप करने के लिए। अब मेरे पास क्या है? CCl बॉन्ड है, मतलब आई एम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मेरी तरफ आनी चाहिए, हम किसी के तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट कैसे होता है? ऐसे। कैसे होता है? ऐसे। अब ये एरो अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को याद होगा कि ये वाला, भाई आप लोग क्या करिएगा, जरा गौर से फरमाइएगा, जैसे ही यहाँ चला गया क्या यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और यही प्लस चार्ज फिर 5 सिग्मा प्लस फिर यहाँ पे भी आ जाएगा, और फिर ये यहाँ पर भी आ जाएगा। इसका मतलब कि ऑर्थो पारा पे तो पॉजिटिव डेंसिटी आ गई, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो कहाँ जाएगा? हाँ, आ गई बात समझ में? इसका मतलब कि ऐसा ग्रुप अगर बेंजीन में हो तो ऑर्थो पारा पे कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है? मेटा पे जाता है। ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? -H इफेक्ट। चलिए इसको बात को लिखेंगे, CCl3, या फिर और आपको एग्जांपल देते हैं CF3। बहुत इंटरेस्टिंग ये है, आपको देखने को मिलेगा। CCl3 और CF3 ऑर्थो एंड पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, कम कर देता है। तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? मेटा पे अटैक करेगा या ऐड होगा। तो ऐसा ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस तरह का ग्रुप को हम लोग मेटा डायरेक्टिंग बोल सकते हैं, यस और नो? तो दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड दिस इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। कोई रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है। कोई अगर सोचना भी चाहेगा तो दूर दूर तक मत सोचना। मान लो क्लोरीन के लोन पेयर का अगर वो रेजोनेंस दिखाना चाहता है तो लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई है, मतलब कॉन्जुगेशन होने का कोई चांसेस नहीं है। इसका मतलब यहाँ सिर्फ क्या इफेक्ट लगता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन दीज टाइप ऑफ ग्रुप्स एक्ट एज अ मेटा डायरेक्टिंग। ये अगर लगे हो बेंजीन में तो इलेक्ट्रोफाइलवा किधर जुड़ तू? ये मिटा दें CD3CH3 वाला। Now for understanding many reactions, and their stable intermediates, we have to understand that carbocation is an intermediate, carboanion is an intermediate. If you want to find out the acidic order, you have to take out the H plus and make it conjugate base. तो आप उसको कॉन्जुगेट बेस बनाइएगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज फिर आया, यानी अल्टीमेटली आपके जहन में ये चल रहा है कि हमको पॉजिटिव को क्या करना है? उसके बोझ को कम करना है, और नेगेटिव भी है तो उसके बोझ को क्या करना है? कम करना है। अतः पॉजिटिव का बोझ लेके कम होता है कि दे के कम होता है?
याद रखिएगा ऑर्गेनिक में लेना देना सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब खुद सोच लीजिए, अगर पॉजिटिव को कम करना है तो क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉन दीजिएगा ना, नेगेटिव दीजिएगा तो ना पॉजिटिव कम होगा। और अगर आप नेगेटिव है तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, क्या हो गया हेरा, हाँ, तो अगर पॉजिटिव है तो क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगना चाहिए। और अगर अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगना चाहिए। तो पूरी जो बात है वो सारी बातें जो हैं वो आके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे आके ठहरती हैं। यानी अगर आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना आता है तो आप बहुत सारी स्टेबिलिटी या रिएक्शंस को समझ पाएगा कि क्यों होगा। तो अब जो हम लोग सारा इफेक्ट्स पढ़े हैं, अब सारे इफेक्ट्स को समराइज करते हुए वी विल स्टडी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोआनायन एंड एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, और तब आपका जो जीओसी कंप्लीट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहीं तक ऑर्गेनिक का बेसिक्स होता है, इसके अलावा भी होता है बट अभी रिक्वायर्ड नहीं। सो अब तक जो आप लोगों ने इफेक्ट्स पढ़े हैं उन इफेक्ट्स के अनुसार टिल नाउ क्या पढ़ा है आपने, तो ए रानी का है। तो ऑर्डर ये है भाई, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, फिर इक्विवेलेंट रेजो को, फिर रज्जो को, फिर और सबसे लास्ट में बड़ों को। अपनी अपनी कापियों पे लिखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायनवा। हाँ, यहाँ रेजोनेंस कौन सा है, यहाँ रज्जो कौन सा है, लोन पेयर सिग्मा प्लस किधर जाएगा, प्लस पे कि बगल वाले बॉन्ड पे, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने पे क्या इस कार्बोकैटायन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, देखिए तो अच्छे से समझ लीजिए। तो पहले से अभी 6 है इसके पास, तो 2 ये दे देगा तो 6 2 8 हो गया कि नहीं, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पक्का। अब समझिएगा, अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो ये कैसे हो रहा है, बगल में लोन पेयर के होने की वजह से। कार्बोकैटायन बोलता है कि हमको सबसे ज्यादा स्टेबल सारे रज्जों में वही रज्जो कर जाता है अगर मेरे पड़ोसी में लोन पेयर हो, अगर मेरे पड़ोस में लोन पेयर हो। तो कार्बोकैटायन का ख्वाब होता है कि मेरे पड़ोस में कौन है, लोन पेयर वाला एटम है। कार्बोकैटायन का ख्वाब होता है कि मेरे बगल में कैसा पड़ोसी आए भाई, लोन पेयर वाला, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा हम क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। चलिए, तो यहाँ फिर से लिखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो यहाँ लिखिए, इसको हम लोग आज से बोलेंगे सपना। क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन का सपना होता है कि उसका पड़ोसी लोन पेयर वाला हो। वाह, वेरी गुड। तो इसका सपना जो है वो ये है, सपना क्या है, सपना है कि पड़ोसी एलपी वाला हो। ये स्टेबिलिटी को बहुत हद तक इंक्रीज कर देता है। अगला देखें, ओह माय गॉड, लोन पेयर में प्लस चार्ज है भाई। इस प्लस चार्ज के वजह से इसको बोलते हैं ट्रोपुलियम आयन, खैर छोड़ो। तो
इस प्लस चार्ज के वजह से ये क्या एरोमेटिक है? देखिए तो क्या एरोमेटिक है? देखने के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक रज्जो, sp2, सारा कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब कि अगला स्टेबल कौन होता है सपना के बाद? ऐसा प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, अगर उस प्लस से वो एरोमेटिक हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ बात लिखेंगे कि भाई साहब क्या हो जा रहे हैं? एरोमेटिक हो जा रहे हैं। किसकी वजह से? प्लस के वजह से। तो ऐसा प्लस जो कार्बोकैटायन को क्या कर जाए? एरोमेटिक कर जाए, वो इसके बाद क्या आता है? स्टेबल होता है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है। यस, और उससे भी ज्यादा कौन स्टेबल है देख लीजिए। कार्बोकैटायन के केस में सपना, याद रखिएगा। इसीलिए हम आपको यहाँ से लेके चल रहे हैं। ठीक है, वो ऑर्डर तो आप फॉलो करेंगे बाकी सारे इफेक्ट्स में। अगला देखें, इसको पहचानते हैं इसको? अब यहाँ बोलिए, यहाँ क्या हो रहा है? सिंपल, ये कार्बोकैटायन किससे स्टेबल है? ओनली रज्जो से स्टेबल है। देखिए पाई सिग्मा प्लस, और ये प्लस पूरे में क्या होगा? रोटेट करेगा, डीलोकलाइज होगा। इसका मतलब रज्जो से स्टेबल है। रज्जो के बाद कौन आता है? सबसे लास्ट में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है वो होता है आपका नॉन रज्जो। जो नॉन रज्जो है, इसका मतलब ये कि भाई आप इसमें कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, आइदर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे लीस्ट में कौन आया बताइए? नॉन रज्जो। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो इतना इंटरेस्टिंगली है। इन जनरल, अच्छा ये क्यों स्टेबल है ये कार्बोकैटायन? कौन से इफेक्ट से स्टेबल है बताइएगा तो। नॉन रज्जो मतलब क्या? रज्जो नहीं हो रही है पर स्टेबिलिटी तो आ रही है ना इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है बोलिए? अल्फा। ये वाला अल्फा कितना? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। दिखा कि नहीं दिखा? तो इसका मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। तो क्या ऑर्डर यहाँ सही बैठा है? देखिए तो ए रानी हाई का एरोमेटिक पहले आया, फिर रज्जो आई, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आया। मगर इन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है कार्बोकैटायन में? जो सपना पूरा कर दे। सपना क्या है भाई? बस बस। ओह सॉरी, थैंक यू अरसलान। चलिए भाई बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलेंगे भाई। कौन स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलेंगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर बोली लगाए, बोली इधर वाला बोली क्या लगता है क्वेश्चन आपको कभी भी, क्वेश्चन वाला कभी भी आपको लोन पेयर नहीं देगा? लोन पेयर खुद बनाए। नाइट्रोजन के जब हो जाए 3 हाथ, उसे 1 लोन पेयर। नाइट ऑक्सीजन का 2 हाथ पे 2 लोन पेयर। अब जरा बताइए, इसका मतलब कि यहाँ भी लोन पेयर सिग्मा प्लस डोनेट होगा, यहाँ भी लोन पेयर सिग्मा प्लस डोनेट होगा। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सोचें सोचें, सोचने के लिए क्या चाहिए? तो आप बताइए कौन अपना लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा? कौन अपना लोन पेयर जल्दी डोनेट करे? कौन अपना लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो थोड़ा पकड़ के रखेगा ना भाई, जो कम है वो जरा जल्दी डोनेट करेगा। तो क्या ज्यादा स्टेबल हो गया भाई? ए, उसके बाद अच्छा क्या यहाँ सपना पूरा हुआ? यहाँ भी क्या सपना पूरा हुआ? अच्छा यहाँ क्या है? ओहो, इसलिए
वेरी गुड। कार्बोकेटायन का सपना पड़ोसी लोन पेयर वाला, तो यहाँ पे क्या पूरा हुआ? सपना। यहाँ देखेंगे जरा, पाई सिग्मा प्लस, क्या यहाँ रज्जो है? और क्या यहाँ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, क्या यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन है? बोल दीजिए ऑर्डर, सी बी ए। अब कार्बोकेटायन बोला लो, ऐसा तुम लोग कर रहे हो ना मेरे साथ, लो अब पता चल। लो भाई साहब, सीबीएसई का बाप नहीं पूछ सकता इसे तुम। लो यहाँ क्या हो रहा है बोलना जरा, यहाँ क्या रज्जो है? पक्का फील हो गया? अरे गजब। तो क्या यहाँ मोर रज्जो है? क्या यहाँ मोर रज्जो है? तो इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बहुत बढ़िया, सी फिर बी फिर है, वेरी गुड। कितना खतरा आसान है भाई, घड़ा आसान है, घड़ा बहुत घड़ा आसान है। अब आए थोड़ा झारखंडी तो बताना है आप लोग को, नहीं बताएगा तो नरेटी दबा के बुलवा लेंगे। देखिए अरे क्या यहाँ रज्जो, क्या यहाँ मोरमोर रज्जो? तो मोरमोर रज्जो ज्यादा स्टेबल, फिर रज्जो और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलिए यस और नो। अच्छा, क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है? क्या यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन? क्या यहाँ रज्जो है? अच्छा, क्या यहाँ मोरमोर रज्जो है? ये बोल रही है कि मैं मोरमोर रज्जो हूँ, क्या इसके छलावे में आओगे? ये बोल रही है मैं मोरमोर रज्जो हूँ, क्या इसके छलावे में आओगे? गौर फरमाइए, sp2 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 साइक्लिक रज्जो, मगर पाई इलेक्ट्रॉन बोले जरा। अरे देखे कितना पाई इलेक्ट्रॉन, अरे ये आंटी निकली, और आंटी जो होती है वो एक्स्ट्रा अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल नहीं, एक्स्ट्रा अनस्टेबल। तो इसका मतलब सी तो सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद कौन आएगा? और उसके बाद ए आएगा, फिर कौन आएगा? बी। वेरी गुड। एंटी एरोमेटिक मीन एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है। इसके छलावे में नहीं आना, ये बोली कि मैं मोरमोर रज्जो हूँ, पर इसके छलावे में नहीं आना। तुम छलावे में चल गए मोरमोर रज्जो के। ये समझ में आया? साजिद, छलावे में नहीं फंसना है, भले रज्जो है पर हो क्या गया? एंटी एरोमेटिक। तो रज्जो अगर मिल के आंटी बन जाए तो उसका मतलब वो क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा अनस्टेबल हो जाता है, बहुत अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। ओके, इसका मतलब भाई अब हम लोग करेंगे यहाँ जुगाड़। जुगाड़ देखें, प्लस एम इफेक्ट वाला, प्लस एच इफेक्ट वाला और बुढ़ाऊ, और माइनस एम इफेक्ट वाला, माइनस एच इफेक्ट वाला और बुढ़ाऊ। आप बताइए, इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए जो हम लोगों को शरबत पहुंचाना है वो किधर से पहुंचेगा? मतलब ऐसे पहुंचाना होगा, यानी ऐसे करना होगा, यानी ऐसे करना। यानी क्या समझ में आया कि कार्बोकेटायन पे अगर क्या लगा हो, प्लस एम वाला, तो वो ज़्यादा स्टेबल करेगा, प्लस एच वाला तो वो ज़्यादा स्टेबल करेगा, प्लस आई वाला ज़्यादा स्टेबल करेगा। अच्छा, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कर जाएगा? प्लस एम वाला, फिर अच्छा यहाँ देखें, इसकी स्टेबिलिटी में ये माइनस एम वाला लेता है क्या? ये आग और लगा रहा है, ये भी आग लगा दिया भाई, ये तो और आग लगा दिया बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि इस आग लगाने में सबसे कम आग कौन लगाया, आई तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए, उल्टा हो जाएगा, माइनस आई फिर माइनस एच फिर, प्लस माइनस एम तो एक नहीं समझ में आया। बुझाने में सबसे पावरफुल कौन, प्लस एम फिर प्लस एच प्लस आई, और आग जलाने में सबसे पावरफुल कौन, माइनस एम, मगर सबसे कम कौन जलाया, तो कौन आएगा, माइनस आई, थोड़ा सा कम कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में और इसके, तो इससे, तो जाहिर से बताइए ऑर्डर क्या लिखें, जल्दी बोल दो, एकदम स्टेबिलिटी ऑर्डर, बहुत दिमाग घुसा लो, बोलो, ये सब याद नहीं रखना, ये सब ऐसे लिखवा रहे हैं, मेन तो हम लोग क्वेश्चन में खेलेंगे, खेल कहाँ होता है, क्वेश्चन में खेलना है, पहले तो ऐसे ही समझ लो, प्लस एम के बाद प्लस एच के बाद प्लस आई, उसके बाद माइनस एम आएगा, माइनस आई फिर वेरी गुड, ये एकदम खतरनाक अनस्टेबल कर देगा, ये बहुत स्टेबल कर देगा। क्या हुआ नितिन, कुछ खुसर फुसर हो रही है, अभिषेक का ट्रेन है मुझे पता है। देखिए जल्दी आइएगा, है ना, हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत मिस करते हैं, देर से आता है वो लोग तो फिर हम पढ़ाने लग जाते हैं मिसिंग याद में। भाई को पहुंचाना है शरबत, अब देखो कैसे पहुंचेगा, ये पारा पोजीशन पे है, तो इसका लोन पेयर है, दिखता है, इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा पे एक्ट करेगा, मतलब शरबत पहुंच जाएगा रेजोनेंस होके। यहाँ कौन सा इफेक्ट लगा इस ग्रुप के थ्रू, यानी इसके बेंजाइल कार्बोकैटायन पे, वेरी गुड, कौन सा इफेक्ट लगा, प्लस है, बहुत अच्छा। यहाँ कुछ है भाई, लेना देना, छोड़ देते हैं, यहाँ आइए, यहाँ क्या लगेगा भाई लोन पे, ये मेटा पे क्या प्लस एम लगता है, प्लस एम नहीं लगता, एच हाइपर कंजुगेशन लगेगा क्या, हाइपर कंजुगेशन लगेगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, देखिएगा यहाँ जो पाई होता है, तो पाई के बगल वाला कार्बन, बगल में तो ऑक्सीजन है भैया, अल्फा ऑक्सीजन नहीं पढ़े हम लोग, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लगा, क्या लगेगा बताइए, मेटा पे याद रखिएगा ना एच लगता है ना एम लगता है, लगा कौन, बुढ़ऊ, और हम बोले थे कि जब भी बुढ़ऊ आएगा आग लगा के जाएगा, ये देखिए भाई बुढ़वा, ये ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा क्या, ये माइनस आई वाला ग्रुप है, और दारू याद आया, अरे और दारू याद आया कि नहीं है, तो और में RCH3 है, ओ मिथाइल अल्काइल, अल्काइल वाला, इसका मतलब कि माइनस आई से क्या किया, इस प्लस को क्या कर देगा, और बढ़ा देगा, और ये क्या करेगा प्लस को, और ये जितना है उतना ही रहेगा, तो आप बता दीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये तो जिस हाल में था उस हाल में रहने दे दिया ना, नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, देखिए क्या हुआ कि एक आदमी था, तो उसके पिताजी कुआं में गिर गए, तो क्या उसके पिताजी उसको बहुत मारते थे, तो वो पूछा कि कैसे हैं, बड़े अरे बुढ़वा गए, पूरा बकने वकने लगे, तो सब लोग पूछा कि कहाँ आपके पिताजी कैसे हैं, बोले ठीक है आवाज़ आ रही है, ठीक है, कुछ दिन के बाद गया, बोला कि पिताजी कहाँ है, पता नहीं, आवाज़ तो नहीं आ रही, ठीक ही होंगे लगता है, अंदर घर और बना लिए अच्छे से रह रहे हैं वहाँ। तो ऐसा है कि जब आप छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप बोल दीजिएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्या पता ये अनस्टेबल हो, तो स्टेबल कौन कर रहा है, देखिए ये दे करके स्टेबल कर रहा है ना, और ये लेके क्या कर रहा है अनस्टेबल, ये तो बेचारा बीच का है। समझ में आया, तो बीच में कौन आएगा बताइए, बी, सबसे ज़्यादा स्टेबल ए, फिर और फिर अनस्टेबल, ये ऑर्डर। आप लोग को बातों बातों में एक बात पता चली कि मेटा में कौन ऑपरेट करता है, बुढ़ऊ, मेटा में सिर्फ बुढ़ऊ ऑपरेट करता है, ना एच ऑपरेट करता है ना एम ऑपरेट करता है, याद रखेंगे इस चीज़ को।
चलिए भाई, सोच के दीजिएगा जवाब, बोली लगाएंगे, सोच के बोली लगाएंगे। ओएच ग्रुप है, क्या करेगा? लोन पे डोनेटिंग, पक्का। सर क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देते हैं। रुकिए रुकिए, सीएन मार दिए। अब बोलिए। हाँ हाँ हाँ, फोटो याद है? फोटो याद है कि नहीं याद? सीएन में क्या होता है? तो उसका लेगा देगा, क्या करेगा जल्दी बताइए। ये जो बॉन्ड वाला होता है, अरे बाबा, ये जो बॉन्ड वाला होता है वो बॉन्ड के साथ क्या होता है बताइए? किधर होता है इसका मूवमेंट? ये -m वाला होता है ना। हाँ, ये क्या करता है बताइए? -m। अच्छा, लोन पेयर वाला क्या होता है? +m। यहाँ क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ कुछ नहीं। अरे अरेंज करने आ रहा है? देखिए तो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन किया? बी। उसके बाद स्टेबल कौन किया? सी। फिर अनस्टेबल कौन किया? ए। मगर कुछ भी नहीं किया, फिर कौन होगा? आया सबको समझ? दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, बी सी डी। सीएन क्या करता है? खींचता है ना, तो इसके अपनी तरफ लेगा तो ये तो अनस्टेबल कर रहा है, रेजोनेंस से अनस्टेबल कर रहा है। ये किससे स्टेबल कर रहा है? हाँ, बहुत खतरनाक अनस्टेबल कर रहा है। तो ये तो सबसे लास्ट आया। आई का औकाते नहीं है। क्यों औकात नहीं? क्योंकि प्रायोरिटी में कौन ज्यादा है, तो आई से फैसला ही नहीं करना है। हाँ, अब बता रहे हैं, ये हो गया, ये ज्यादा स्टेबल, ये हाइपर कंजुगेशन है सिर्फ यहाँ पर। यहाँ कोई रेजोनेंस है? देख लीजिए। CD3 क्या करता है? CD3 अभी पढ़े थे हम लोग, क्या करता है? किसमें पढ़े CD3? हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव में कौन ज्यादा, किसको प्रायोरिटी है? बेंजीन का फोटो याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? अरे पाई के बगल वाला कार्बन अल्फा कहते हैं। पाई के बगल वाला कार्बन भी तो अल्फा होता है ना। तो ये किधर डोनेट करेगा? पाई की तरफ डोनेट करेगा, तो डेंसिटी पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा सर्वर? अब आया समझ में? आप वहां से सोच लीजिए, थोड़ा नीचे से भी सोचिए। अब हम लोग पढ़ेंगे साइंस ऑफ डिडक्शन, शर्लॉक होम्स, शरी का। या तो शरी भाई साहब कहते हैं कि जो डिड्यूस कर पाया वही आंसर तक पहुंच पाएगा। डिड्यूस का मतलब होता है घटाना। तो गौर फरमाइएगा, ये दोनों लोन पेयर वाला है। अच्छा, लोन पेयर वाला जो भी ग्रुप होता है, क्या वो +m ग्रुप होता है? इसका मतलब कि ये डोनेट करेगा। अच्छा, क्या +m डिस्टेंस गवर्निंग होता है? क्या दूरियों पर डिपेंड करता है +m? कौन करता है दूरियों पे? बुढ़ऊ करता है। +m दूरियों पर डिपेंड, मतलब यहाँ भी जितना +m लग रहा है यहाँ भी उतना ही +m लग रहा है। तो यानी कि इस हिसाब से +m के हिसाब से दोनों की स्टेबिलिटी तो इक्वल है। जब दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल हो जाए तो आएगा साइंस ऑफ डिडक्शन। अब देखेंगे कि OH अप्लाई क्या करता है। OH को याद करें। और दारू किस वाले ग्रुप में है बोलिएगा? -I। ये क्या ले रहा है यहाँ पे भी? अच्छा, क्या बुढ़ऊ डिस्टेंस पे गवर्न करता है? इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल कर रहा है क्योंकि ज्यादा नजदीक है, और ये कम स्टेबल कर पाएगा क्योंकि ये ज्यादा दूर है। हाँ, लेकर के ज्यादा अनस्टेबल करेगा ना, तो इसका मतलब बहुत अनस्टेबल करेगा क्योंकि नजदीक है, और ये उतना नहीं कर पाएगा। तो इस रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बोलिएगा? ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग कि ए इज स्टेबल देन बी। तो क्या समझ में आया कि जब दो ग्रुप इक्वल हो जाए, दो इफेक्ट इक्वल हो जाए, तो हमेशा आप दूसरे वाले को जगा सकते हैं। फिर से ना, फिर से देखिए, फिर से देखेंगे। +m के हिसाब से +m कहता है a बराबर b होना चाहिए। +m कहता है कि a बराबर b होना चाहिए स्टेबिलिटी में, क्योंकि ये डिस्टेंस गवर्निंग नहीं होता है, ऑर्थो पैरा दोनों पे एक्ट करता है। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा था? स्टेबल कर रहा था। ये भी क्या कर रहा था? स्टेबल कर रहा था। तो दोनों जब डिस्टेंस पे फैक्टर ही रही है, इसका मतलब दोनों बराबर से स्टेबल कर रहा था। तो +m के हिसाब से दोनों की स्टेबिलिटी बराबर आ रही थी। मगर हम लोगों को तो जज करना था, तो हम लोग किसके पास गए? इस ग्रुप को देखे और इस ग्रुप को पहचाने, पता चला कि अरे भाई ये तो -I वाला ग्रुप है। और दारू, फादर,
कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, दारू मीन्स OH, इसका मतलब OH लेने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये यहाँ से विड्रॉ कर रहा है पैरा पोजीशन से, ये कहाँ से विड्रॉ कर रहा है, ऑर्थो पोजीशन से। नजदीक से विड्रॉ करके इसके प्लस को बहुत बढ़ा दे रहा है, ये दूर से विड्रॉ करके इसके प्लस को नहीं बढ़ा पा रहा है। इसका मतलब कि ये ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है और ये कम, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम अनस्टेबल। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो -I के हिसाब से A ज्यादा स्टेबल है B से, देयरफॉर द रिजल्टेंट आंसर इज। तो क्या पढ़ रहे थे? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। अब चार्ज क्या आ जाएगा उसके ऊपर में, बोलो? माइनस का चार्ज आ जाएगा। जरा गौर फरमाएंगे भाई। ओहो, सबसे पहले शुरुआत सल्फोनेट से करते हैं। ओह गॉड, सल्फोनेट का आयन ज्यादा स्टेबल होता है। पूछो क्यों, जल्दी पूछो क्यों। तुम लोग को नहीं पता? इक्वल स्टेबल RS का नाम सुने हो? ये सब याद वाद रखने की जरूरत नहीं है। जो याद नहीं करा रहे याद रखना, बस फील करना है। यहाँ ध्यान देंगे भाई। ये सल्फोनेट ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को खुशी कितना बार मिलेगी, तो ये कितना बार खुश होगा? क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी खुशी 3 बार। यहाँ खुशी कितना बार? 2 बार। असल ये खुशी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? खुशी मतलब ई मतलब इक्वल स्टेबल RS। वेरी गुड। तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख देते हैं इक्वल स्टेबल RS। यहाँ भी क्या बनेगा बोलिए? इक्वल स्टेबल RS। तो ये ज्यादा इक्वल स्टेबल RS बनाएगा, इसीलिए मोर नंबर ऑफ RS से ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ इक्वल स्टेबल नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि माइनस में यहाँ अगला परमाणु पे आ जाएगा, क्या करके? रेजोनेंस करके। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस से क्या हो रहा है? ये ज्यादा स्टेबल है। आगे बात समझ में? अच्छा, यहाँ देखें ये इसके बाद क्यों आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाल है। O पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, बोले यस और नो? अच्छा, ये तीनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाल है। जरा गौर फरमाएंगे। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछेंगे तो sp बोलिएगा, इसका पूछेंगे तो sp2 बोलिएगा, और इसका पूछेंगे तो sp3 बोलिएगा। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इस करेक्टर होने की वजह से, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है इससे और इससे। समझ में आ गया? रीजन लिखिए। अच्छा, जैसे CH3 प्लस था, यानी नेगेटिव चार्ज पे भी कुछ इंटरेस्टिंग बात हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज पे इंटरेस्टिंग बात? बोलिए। इस माइनस को किससे बढ़ाया जा सकता है, किससे घटाया जा सकता है? पहले लिखते हैं, प्लस M लिखते हैं, प्लस H लिखते हैं और प्लस I लिखते हैं। यहाँ क्या होगा? माइनस M माइनस H माइनस I। अच्छा, प्लस M वाला देता है, लेता है? यानी रेजोनेंस से क्या करेगा? इसके माइनस चार्ज को क्या करेगा? और आग लगा देगा। ये भी और आग लगा देगा, ये भी और आग लगा देगा। ये क्या करेगा बताइए? यानी ये बोझ कम कर रहा है। आगे बात समझ में? तो ये क्या काम कर रहा है भाई? ये इसको कर रहे हैं रिलैक्स, और ये इसको क्या कर रहा है? रिलैक्स का उल्टा क्या होता है? क्या क्या लिख दें? चिड़चिड़ा लिख देते हैं। तो इरिटेट, हाँ इरिटेट लिख देते हैं। ये इसको इरिटेट कर देगा। तो हाँ, फ्रस्ट्रेट भी लिख सकते हैं। तो ये इसको इरिटेट करेगा, ये इसको क्या करेगा भाई? रिलैक्स करेगा।
सबसे जबरदस्त रिलैक्स कौन करेगा? बहुत बढ़िया अनस, वेरी गुड। हेरा जवाब नहीं आ रहा, क्या हो गया, कहाँ गुम है? चलो देखो, स्टेबिलिटी, ये रेजोनेंस से सबसे स्ट्रांगली लेगा, उसके बाद कौन आएगा? हाइपर कंजुगेशन फेराइट। सबसे स्टेबल कौन करेगा बोलेंगे? फिर उसके बाद माइनस आई। तो इसका मतलब ऐसे लिख देते हैं यहाँ माइनस आई। अब इधर आ जाइए, अब इसमें अनस्टेबल करने में भयानक यही करता है, तो फिर कौन आएगा यहाँ पर? प्लस आई प्लस एच प्लस एन। इसका मतलब आपको सिर्फ ना एक्सट्रीम केसेस याद रखना चाहिए। आपको क्या रखना चाहिए? इसे बेटा यहाँ जरूरत नहीं है पागल, इसे बस लिखवा रहे हैं, बाकी जो नोट्स पढ़ोगे लेकिन मजा आएगा जब सीख जाओगे। इसे बस ऐसी सीखने के बाद, ये आपके उस ब्रेन के लिए जो आज से 2 दिन बाद होगा, समझ रहे हैं? और जब आप पढ़ लेंगे ना एक आध हफ्ता, एग्जाम से पहले वाला जो हफ्ता चल रहा होगा ना, उस दिन आपका ब्रेन ये सब बोलेगा, ओह अच्छा, समझे? अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए बस आप ये समझिए, माइनस एम क्या कर देगा इसको? एकदम खतरनाक, मोस्ट स्टेबल। और ये क्या करेगा? लीस्ट स्टेबल बोल दें या एकदम अनस्टेबल बोल देते हैं? मोस्ट अनस्टेबल बोल देते हैं। लोन पेयर आपको बढ़ाने एग्जाम में लोन पेयर ना देगा, बढ़ाने हैं आपको, बढ़ाने हैं। बोले भाई यहाँ पारा पे ऐड होगा, नहीं ऐड होगा? नहीं, हम आपको कई भाषाओं में सुनाएंगे, डोंट वरी, नहीं पढ़ाते पढ़ाते निकलता है। तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रू? प्लस एम लगा रू? ई क्या लगा रू? पूछो नहीं। ई क्या लगा रू? ई माइनस आई लगा रू। इसका मतलब कि ई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रू, ई तो एकदम भयानक टाइप रिंग में दे रू। तो इसका मतलब ई तो आग लगाने वाला काम कर रहा है भाई, माइनस है, क्योंकि माइनस को बढ़ाना मतलब आग लगाना। तो माइनस को कम कौन कर रहा है? और कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, बी। और फिर सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? सी बी। देखिए भाई, शार्लॉक की तरह सोचें। CH3 कैसा ग्रुप होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई है, ये वाला क्या है? अल्फा कार्बन। कितना अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर? 3। मतलब कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पर? प्लस एच। अच्छा, मेटा पे प्लस एच काम करता है, पर क्या करेगा बताइए? इसका मतलब कि माइनस आई काम करेगा, प्लस आई काम करेगा? प्लस आई काम करेगा। मतलब ये स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल? जो देने वाला ग्रुप होता है माइनस को, वो क्या करता है? अनस्टेबल। अच्छा, ये भी तो दे ही रहा है ना एक तरीके से, प्लस एच करके। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है? अच्छा, ये साइनाइड का फोटो याद है? अच्छा, इसका मतलब कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ? तो कौन ज्यादा स्टेबल किया, जरा बोलिएगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी है। और इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में गौर फरमाइएगा कि अभी अभी ऑर्डर आपको अब समझ में आएगा कि क्यों हम वो लिखवाए थे। अब बताइए, ये भी अनस्टेबल कर रहा है, ये भी, पर ज्यादा अनस्टेबल कौन कर जा रहा है? ये। और कम कौन कर जा रहा है? बुढ़ाऊ सबसे लास्ट में आता है। इसका मतलब कि ये बहुत कम स्टेबल करेगा। तो ये क्या हो गया? बी बी। और फिर क्या आएगा? अगर आप चाहें तो अपने अपने कॉपियों में पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, माइनस एम, बी के पास क्या था? प्लस एच। और फिर यहाँ पे क्या था? प्लस आई। जाके देखो, माइनस एम प्लस एच प्लस आई भी जो ऑर्डर लिखवाए थे, क्या उसमें सही तरीके से मैच कर रहा है? सबसे ज़्यादा स्टेबल माइनस एम है एनायन के केस। हाँ, उसके बाद क्या? प्लस एच आ रहा है। उसके बाद क्या? प्लस आई आ रहा है। पहले आ रहा है, क्या आ रहा है? प्लस आई पहले है सर। प्लस आई पहले है ना? वो हम यहाँ गलत लिखे हैं,
नहीं ये सही है, प्लस आई पहले आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल कर रहा है ना इसके कंपैरिजन में, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है, ए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, हेरा ए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहा है और ये किससे कर रहा है, बुढ़ऊ से, तो ये वाला ज़्यादा अनस्टेबल होगा, इससे सबसे लास्ट में, उसके बाद ये, और सबसे स्टेबल माइनस एम। साजिद क्लियर है क्या? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन वाला नहीं लिखा है। मोस्ट स्टेबल वही होगा अनायन। अरे तो उधर का ऑर्डर में देखिए ना, इसमें ये तीनों के पीछे बताया गया होता है ह्यूमन एरर, काट देना है। अच्छा इससे अगर इससे उससे मिला है, कॉन्सेप्ट से तो समझो, कॉन्सेप्ट तो समझ लो, ये ज़्यादा स्टेबल किया, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल लास्ट पे ना आएगा जी, घुबराते का हो। एक आक और हो जाए, जब मिल बैठे 3-4, आहा ओहो, आहा, पहले अफेक्ट्स बताएं, अफेक्ट्स पहले अफेक्ट्स बताएं, प्लस एम वाला, क्यों क्यों? लोन पेयर है भाई, এটা लोन पेयर আছে, लोन पेयर আছে ना, तो ये क्या करेगा, तो कौन सा, ये क्या है, ये भी क्या करेगा, ये फोटो याद है इसका, ये क्या करेगा, अपनी तरफ लेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल पता चल गया, इन दोनों में लीस्ट स्टेबल कौन है, वेरी गुड, प्लस एम लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि प्लस एम क्या कर रेजोनेंस से दे रहा है, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में आता है, रज्जो पहले आती है, एच बाद में आता है, ए रानी हाई, रानी पहले हाई बाद में, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से जो अनस्टेबल हो रहा है उससे ज्यादा स्टेबल कौन कर जा रहा है, रेजोनेंस कर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या ऑर्डर होना चाहिए, जरा बता दीजिए, सबसे ज्यादा स्टेबल सी, फिर आएगा बी, और सबसे लीस्ट स्टेबल ए, सी बी ए, करेक्ट। कहाँ सीखे अब तक, रज्जो मेटा पे काम करती है, हाइपर कंजुगेशन मेटा पे काम करता है, बुढ़ऊ काम करता है मेटा पे, ऑर्थो पारा पे बुढ़ऊ काम करता है, और हाँ, सब जगह करता है, सब जगह करता है, रहता है, पर लेते हम लोग उससे ऊपर वाला लोग को है, समझ में आ रहा है, बुढ़ऊ करता है, रहता हर जगह है भाई। तो ऑर्थो पारा पे रेजोनेंस काम करता है भाई, हाइपर कंजुगेशन काम करता है। अच्छा क्या हाइपर कंजुगेशन और रज्जो डिस्टेंस गवर्निंग है? नहीं, कौन है डिस्टेंस गवर्निंग, ओनली आई इफेक्ट, यानी बुढ़ाऊ इज द डिस्टेंस गवर्निंग, ठीक है। अच्छा जिसकी निगाहें देख गई होंगी, जिसकी निगाहें देख गई होंगी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग स्टेबल किसको कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव को, नेगेटिव आ किस पे रहा है, ओ पे, ये जरूर आया होगा किसके जाने पे, H प्लस लगा दो तो क्या बन जाएगा, ये फेनॉल, क्या बन जाएगा, इसका मतलब बातों बातों में आप लोगों ने एसिडिक ऑर्डर भी समझ लिया है। पूछिए कैसे, क्योंकि एसिडिक ऑर्डर में वही ज्यादा एसिडिक होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस, तो अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी समझ गए तो एसिडिक ऑर्डर तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। आगे बात समझ में एकदम रिलेटेबल था भाई, पहले कटायन पढ़े, अनायन पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे, तो टॉपिक लिखिएगा एसिडिक ऑर्डर। अभी एसिडिक ऑर्डर हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे, मगर अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे,
सारा समराइज करके। यस, ये ओरिजिनल एसिडिक ऑर्डर है। यानी आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन, जो नीट में क्वेश्चन और जो जेई में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आता है। पूछो काहे जरूरी है वो? क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी समझने की कि जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो ज़्यादा एसिडिक। और आई से हम लोग पहले समझे तो सारा खेल को, अब ना समझ में आ रहा है कि दे रहा है ले रहा है तो कैसे स्टेबल कर रहा है। खैर अब तो नहीं भी पढ़िएगा, यही पढ़ लीजिएगा तो काम बन जाएगा आपका। इसका तरीका जो है वो हम फॉलो करते हैं वेक्टर मेथड। क्या फॉलो करते हैं? वेक्टर मेथड का मतलब होता है कि साइंस ऑफ डिडक्शन का मतलब है कि अगर जो इफेक्ट कॉमन है उसका वेक्टर को कैंसिल कर दो। जो इफेक्ट कॉमन है उसका वेक्टर को, क्योंकि तो सब में है, तो फिर फैसला किस वेक्टर से होगा? जो अनकॉमन था। तो वो इफेक्ट जो अनकॉमन था उससे डिसाइड करते हैं। इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं एसिडिक ऑर्डर के लिए। हम लोग सिर्फ फेनॉल का एसिडिक ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फेनॉल्स। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि हम लोग पढ़ेंगे अभी सिर्फ फेनॉल्स के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? फेनॉल्स के लिए। तो उसमें एक चीज बस आपको याद रखना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा। NO2 यहाँ मार दिए पैरा पे, यहाँ मार दिए 2 ऑर्थो पे, और यहाँ क्या लगा दिए OH। इसका नाम होता है कॉमन नेम पिक्रिक एसिड। असल में ये एसिड है, याद रखिएगा, असल में ये एसिड है, पर इसका नाम देखिए क्या होगा। ये 1 2 3 4 5 6 यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। क्या नाम है इसका? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। मगर इसको बोलते क्या है? ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पाया गया है पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड की दुनिया में। कार्बोक्सिलिक एसिड की दुनिया में, पूरे ऑर्गेनिक एसिड्स की दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग किसको पाया गया है? पिक्रिक एसिड को। इसका pKa होता है 0.3। कितना होता है? जिसका pKa कम उसका एसिडिक ऑर्डर ज्यादा। और हाँ, इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहा है। HCl उसके से ज्यादा एसिडिक है। हम किसकी बात करें? पूरी ऑर्गेनिक की दुनिया में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? पिक्रिक एसिड। याद रहेगा, इन होल ऑर्गेनिक वर्ल्ड सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? पिक्रिक एसिड। उसके बाद आता है आपका औकात आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका? उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद तो बच्चा बच्चा जानता किसका औकात आता है। और फिनॉल के बाद तो फिर बच्चा बच्चा जानता है किसका औकात आता है। और ई तो अब इसके आगे छोड़िए, अब क्या ही लिखें। अल्काइंस भी एसिडिक होता है, जानते हैं? पूछो क्या है? H जाएगा तो माइनस किस पे आएगा? कार्बनवा पे। और कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज? sp। तो ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट कार्बन इज मोर ड्यू टू हायर s कैरेक्टर। तो नेगेटिव चार्ज उस पे आके क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो अल्केन अल्कीन अल्काइन में अल्काइन क्या होता है? एसिडिक होता है। नहीं, वो लोग सिंपल नॉर्मल। नहीं, बेस नहीं बोल सकते आप उसको। हालांकि अल्केन को बेस आप बोल सकते हैं। उसका pK बहुत ज़्यादा आता है, यानी pK भी बहुत कम होता है। जिसका pK कम हो जाता है एसिडिक। अगर हम लोग डेटा भी निकालना चाहें तो आपको हम डेटा वाइज भी प्रूव कर सकते हैं। ओके गूगल। तो इसका pK क्या होता है? 0.3, इसका 4.75, इसका 10। तो इसका मतलब जिसका pK सबसे कम वो सबसे खतरनाक है। पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या होता है? ज़्यादा खतरनाक। और कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये डेटा के हिसाब से, डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसी प्रूव करने के लिए हम आपको दिखा दिए कि वाकई में पिक्रिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है अभिषेक, छोड़ रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो समय नहीं देखना कलाई घुमा के। तो पिक्रिक एसिड जो है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका रीज़न है, इसका रीज़न है। NO2 कैसा ग्रुप है जरा देखिएगा तो, फोटो याद है इसका? इसका मतलब कि अगर माइनस आया इस पे तो ये यहाँ भी स्टेबल, ऑर्थो पे अगर पारा पे गया तो वहाँ भी स्टेबल, फिर अगेन ऑर्थो पे गया तो
इतना जगह स्टेबल हो जाता है ये कि इसीलिए इसका मतलब ये है कि H तो एकदम बहुत आसानी से निकल जाता है। आ रही बात समझ में? अच्छा, और एक चीज बताते हैं, इस NO2 के ऑर्थो पोजीशन में होने की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि N का O और इसका H ये दोनों O से कनेक्टेड है। O और H के बीच के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। पढ़ाए थे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है। तो ये जो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है ये एक ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल पे होता है, यहाँ दो दो ऑर्थो पे लगा हुआ है। अब यहाँ एक नया लफ्ज आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? ऐसे NO2 का फोटो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे। यहाँ ऊपर में क्या लगा हुआ है? ये इसका OH है। तो क्या होता है, ये जो OH है आपका और यहाँ क्या है? NO2। तो इस NO2 के वजह से जो ये H ऐसे करके चाह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दें, ये रिपल्शन के वजह से क्या होता है कि ये इसका जो गर्दन होता है वो और ऊपर हो जाता है। समझ में आया? मतलब H उसके बॉन्डिंग से क्या हो जाता है? थोड़ा दूर हो जाता है, तो उतना स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग नहीं बनता है। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये वाला H वो रिलीज कर सकता है। तो H बॉन्डिंग का उतना खास इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता, आराम से H को वो लूज कर सकता है। अच्छा, इसमें दोबारा से वो वाला रूल हम लोग लिख लें। स्ट्रॉन्गर द स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, मोर एसिडिक इज द एसिड। लिख लीजिए, एक बार फिर से लिख लीजिए, फिर से ये वाला मंत्र याद करें। स्टेबल, मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट, स्टेबल द, सॉरी, हाँ, स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, stable is the conjugate base, stable is the conjugate base, more acidic is the acid. क्या क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। खत्म मतलब आपका GOC इफेक्ट्स खत्म, ठीक है। इसके बाद we will go to reactions। हम लोग फिर हेलो अल्केन हेलो अरीन्स में घुस जाएंगे और 2-3 दिन में एकदम ख़त्म करना है, चैप्टर उड़ा देना है खतरनाक टाइप से। सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिसके तहत आपका बहुत सारा सिलेबस जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और जब हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो कुछ कुछ नेम रिएक्शंस होंगे जिन नेम रिएक्शंस को हमको पढ़ना है। और जैसे ऑर्डर में लिखा रहता है कि अच्छा ये प्रिपरेशन है इसका, ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत हद तक आपको क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो सिर्फ रह जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन, और उसके बाद आपके पास बचेगा तो नेम रिएक्शन बचेगा। मतलब आई थिंक हमको चैप्टर कंप्लीट करने में 1 या 2 क्लास लगेगा आफ्टर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर आ रहा है, हेलो अल्केन हेलो अरीन्स और अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो 4-5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा वो दोनों बायोमोलिक्यूल। चलिए लेट्स सी, एक देखा जाए भाई। क्या पारा नाइट्रोफेनॉल, पारा क्लोरोफेनॉल और फेनॉल में एसिडिक ऑर्डर बताना है। बेंजीन जो होता है, प्लीज सी ओवर हियर, इस पे अगर क्लोरीन लगा है तो इसके पास इधर देखें, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका मतलब कि इस कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल है। अभी कहाँ से बोले हम, सोचो, याद आया नहीं याद आया? नहीं याद आया, फिर याद दिलाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन याद है? कार्बन का 2s और 2p होता है। अच्छा, जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये ऐसे हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज करेंगे तो इसका मतलब कि ये वाला 2p ही ऑर्बिटल है जिसमें वो चीज़ है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि 2p बनाया, यानी यहाँ जो ओवरलैपिंग होती है वो किसकी होती है? 2p की होती है। कि क्लोरीन का जो लोन पेयर है, क्लोरीन का जो लोन पेयर है
ये लोन पेयर ज़रा आप देखें कि भाई ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस करने की कोशिश करेगा तो ये किस ऑर्बिटल में पहले रहता है, उस चीज़ को समझ लें। अच्छा, क्लोरीन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो आपको मालूम है कि 10 तक तो देखिए 1s2 2s2 2p6 का 17 होता है, क्या आएगा ज़रा बोलिए 3p5। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इसके जो लोन पेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि 3s2 क्या है बताइए मेरा 3p5 है। क्या है 3s2 3p5 है। अच्छा, ये जो 3s2 3p5 है इसका मतलब कि 3p ऑर्बिटल में कुछ मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरीके से क्या है पेयर्ड है। इसका मतलब कि लोन पेयर को अगर ऑर्बिटल में आना होगा, जिस p ऑर्बिटल में आकर के ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने के लिए किस में आना पड़ता है, p में। हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो वो रह नहीं सकता है, तो किस ऑर्बिटल में वो आएगा जल्दी बताइए, 3p में आएगा। किस में आता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, 3p में। अब गौर फरमाइएगा 2p और 3p में 3p का साइज क्या होता है, जैसे जैसे n बढ़ेगा ऑर्बिटल्स का लेंथ बढ़ता है। अच्छा, ये अगर यहाँ पर ओवरलैप करे तो इस ओवरलैप को आप इफेक्टिव ओवरलैप बोलेंगे या इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग बोलेंगे, क्या बोला जाएगा ज़रा बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप लोगों को, ये क्या होता है इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, ये सब मिटा दीजिए, कोई काम नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन का लोन पेयर जो 3p में जाएगा ओवरलैप करने के लिए, और कार्बन का कौन सा उसको p मिल रहा है, ओवरलैपिंग कैसी हो रही है बताइए, इनइफेक्टिव। इस इनइफेक्टिव होने की वजह से इस पोजीशन पे जो आपका क्लोरीन है, या जो क्लोरीन होता है, या जो ब्रोमीन होता है, या जो आयोडीन होता है, आपको मालूम है कि क्लोरीन के लिए कौन सा आएगा 3p। थोड़ा और खिसकेगा तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल आएगा 4p, और आयोडीन में खिसकेगा तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा 5p, और इन सब का किसके साथ ओवरलैपिंग करना है। अच्छा, f आएगा तो इसका 2p आ जाएगा क्या, यानी कार्बन का f के साथ ओवरलैपिंग अच्छा होता है, क्यों नहीं आएगा 2p, ठीक है, तो f 2p पे आएगा। अच्छा, इसके साथ ओवरलैपिंग अच्छी, इसके साथ ओवरलैपिंग अच्छी, इसके साथ ओवरलैपिंग अच्छी, यानी सिर्फ अगर रेजोनेंस होता है तो किसके साथ होता है, कार्बन और फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ। यानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करके आपको लिखना है कि रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट हाँ लिखिए, प्लस एम इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड, प्लस एम इफेक्ट is not considered in aromatic acids, phenol, and aromatic amines. Plus M effect is not considered in aromatic acids, phenol and aromatic amines. किसका प्लस एम इफेक्ट, ऑफ लिखिए, ऑफ हैलोजेंस, ऑफ हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, ऑफ हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। ऑफ हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। अब देखें, अब इस पॉइंट को नज़र में रखते हुए, क्या यहाँ पर क्लोरीन था, तो इस क्लोरीन का हम लोग को प्लस एम इफेक्ट कंसिडर करना है, नहीं करना है। अच्छा, इसकी एसिडिक ऑर्डर तभी बना सकते हैं जब इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस मतलब इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, तो ऐसे आर्बिट्ररी इमेजिन करेंगे एग्जाम में कि सब पे क्या आ गया, माइनस। अब माइनस को कम कौन कर रहा है, माइनस को बढ़ा कौन रहा है। अच्छा, NO2 क्या शो करेगा, माइनस एम, तो ये माइनस को क्या कर रहा है, घटा रहा है, अपनी तरफ ले रहा है। अच्छा, क्लोरीन का हम क्या बोल दिए, आर इफेक्ट तो कंसिडर करना नहीं है, तो बेचारा बचा क्या इसके पास, अब लोन पेयर तो ख़त्म हो गया, बेचारे के पास बचा क्या, आप बताइए तो, सिर्फ क्या बचा बोलिए तो, सिर्फ क्या काम करेगा हेलोजेंस का, जब आर काम नहीं करेगा तो अब कौन काम करेगा, बुढ़ाऊ, ठीक है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन तो ये कर नहीं सकता है। आ गई बात समझ में, तो इसका मतलब कि ये माइनस आई। अच्छा, ये एमी का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, एमी मतलब मिथाइल, इसका मतलब कि यहाँ क्या लगेगा, प्लस है। अच्छा, ये दे रहा है। अब बताइए यहाँ लेने वाले में कौन था, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था बोलो, माइनस एम। अच्छा, उससे थोड़ा सा लीस्ट स्टेबल कौन था, उसके बाद कौन था,
और सबसे कम अनस्टेबल कौन था? टी। क्या ऑर्डर होगा? वेरी गुड, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नाइट्रो, फिर आएगा क्लोरो, फिर आएगा कुछ नहीं वाला, फिर आएगा एमी वाला। और एक कुछ होमवर्क्स देके समाप्त करते हैं क्लास को, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है।